बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे प्यारे बच्चों, आप सब ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब घर खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से क्लासेस जो है वो टर्मिनेट कर दी गई थी और अब आप एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया तो उसी तनाज़ुर में जो आपके लेक्चर रहते थे वो फिर हम यहाँ पे आपके लिए रिकॉर्ड करा रहे हैं और आप इसको घर बैठ के देखेंगे। इसके हवाले से बड़े जो भी मसाइल होंगे वो फिर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपने क्वेश्चंस क्वेरीज भेजेंगे और वो फिर इंशाल्लाह हम आपको घर बगैर उसके जवाब देते रहेंगे। तो बड़े क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद पाक पढ़ लेते हैं जी। हमारा लास्ट चैप्टर रह गया था आपके सिलेबस का, वैसे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके सामने नाम लिखा हुआ है। अपने आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जो नेम कर रहे हैं उसके दो आप कह सकते हैं कैटेगरीज हैं। एक तो आपने फार्मूला लिखना होता है नाम से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और दूसरा वो आप जानते हैं कि फार्मूला दिया गया होता है, फार्मूले को दे के फिर आप उसका आईयूपी नेम लिखते हैं। तो पहली कैटेगरी में बेटे जो तरीका है जो आपने फार्मूला लिखना है उसमें पहला पॉइंट क्या है कि आप जो फार्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है सेंट्रल एटम। किसके नाम से पहले, किसके फार्मूले से पहले? लिगेंड्स के फार्मूले से पहले। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। ये मैंने पहले सेंट्रल एटम लिखा फिर लिगेंड्स के नाम लिखे। अच्छा, दूसरा, अगर लिगेंड्स की इकसाम एक से ज्यादा हो तो फिर आप एनायनिक लिगेंड्स पहले लिखेंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द लिगेंड्स। लेकिन इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि एनायनिक लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली आपने पहले लिखना है और न्यूट्रल लिगेंड्स को भी आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अब दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है आपने नाम लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो आपने आईयूपी नेम्स लिखने होते हैं फार्मूलाज की मदद से, उसमें दो मेजर स्टेप्स हैं। पहले ये है कि आप केटाइन का नाम हमेशा पहले लिखते हैं एनाइन के नाम से। अब यहाँ पे आप देखें हेक्सासियानोफिरेट जो है इसमें क्लोरीन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज होगा बेटे? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पहले आप इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे फिर बाद में इस एनाइन का नाम लिखेंगे। अब दूसरा आपने लिख दिया केटाइन का नाम पहले एनाइन के नाम से। अब दूसरा है जी कि आप जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नेम करने लगेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को इस तरह से नेम करेंगे कि उसमें सबसे पहले किसके नाम लिखेंगे जी? आप लिगेंड्स के नाम लिखेंगे। अब लिगेंड्स के नाम कैसे लिखेंगे? वो तो काफी सारे इकसाम के भी हो सकते हैं, केटाइनिक हो सकते हैं, एनायनिक हो सकते हैं। तो इन लिगेंड्स के नाम आपने लिखने हैं जी अल्फाबेटिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। कोई नेचर का यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा भी एनायनिक पहले आना चाहिए या केटाइनिक, नहीं, आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स के नाम लिख देना है। और ये भी आप जानते हैं अगर लिगेंड्स सेम टाइप के एक से ज्यादा हो तो उसके लिए लिगेंड्स के नाम से पहले कुछ प्रीफिक्सेस लिखे जाते हैं। वो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं जी? डाई हो सकता है, किसके लिए? दो के लिए। ट्राई हो सकता है, तीन के लिए। टेट्रा हो सकता है, चार के लिए। अब इसी पॉइंट के कुछ सब पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि बात को मजीद इलैबोरेट किया जा सके। बेटा वो ये है कि जब एनायनिक लिगेंड्स होंगे, आप सब जानते हैं, पढ़ रखा आपने एफएससी में कि एनायनिक लिगेंड्स के जो नाम होते हैं बेटे वो ओ पे एंड होते हैं। क्या मतलब? फ्लोराइड है तो उसका नाम लिखते वक्त आप क्या लिखेंगे जी? फ्लोरो। क्लोराइड है, क्लोरो लिखेंगे। उसके बाद जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं इनके नाम में कोई तब्दीली नहीं होती, वो आप जानते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस पाई जाती हैं, बल्कि काफी सारी एक्सेप्शंस पाई जाती हैं। जैसे अमोनिया है, तो इसका नाम लिगेंड में अमोनिया तो नहीं लिखा जाता, इसका नाम लिखा जाता है अमाइन।
पानी है इसका नाम भी आप वाटर नहीं लिखते, इसका नाम आप लिखते हैं एक्वा, लेकिन नाम में तब्दीली कोई नहीं होती। अब जो पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं, ये कुछ केसेस में आएगा पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड बेटे बड़ा सिंपल है याद रखना कि पॉजिटिव लिगेंड्स का नाम जो है वो IUM पे एंड होता है। इस पे IUM पे, जैसे ये हाइड्राजीन का पॉजिटिव आयन बनाए, ये हाइड्राजीन का पॉजिटिव आयन आपने बनाया तो क्या बनेगा इसका नाम? हाइड्राजीनियम। ठीक है। अच्छा बेटे उसके बाद नेमिंग कॉम्प्लिकेटेड या कीलेटेड लिगेंड्स। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड या कीलेटेड होते हैं, जो आपके सेंट्रल मेटल एटम को एक से ज्यादा पोजीशन से अटैच होते हैं, तो उनके लिए एक ज्यादा लिगेंड्स के लिए बिस इस्तेमाल करते हैं अगर वो कीलेटेड या कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स दो हैं। ट्रिस इस्तेमाल करते हैं अगर वो कीलेटेड या कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स 3 है। टेट्राकिस इस्तेमाल करते हैं अगर वो कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स या कीलेटेड लिगेंड्स 4 है। उसके बाद बेटे नेम ऑफ मेटल, आपने मेटल का नाम लिखना है। अब मेटल का नाम जो आप लिखते हैं तो उसमें एक तब्दीली आपने करनी है कि अगर वो मेटल एनायनिक लिगेंड का हिस्सा है, मेरी बात समझ आ रही है आपको, तो उसका नाम किस पे एंड होता है जी? ATE पर। ATE पर उसका नाम एंड होगा। जैसे फेरस है तो फेरम जिसे आप कहते हैं उसका नाम फिरेट पे जाकर मुकम्मल होगा। अच्छा लिगेंड के नाम के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने रोमन में लिखनी है और वो भी लिखनी है पैरेंथेसिस के अंदर। अब पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है कि इससे क्या मुराद है। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं कि जिनके पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट बड़े एक से ज्यादा होते हैं। वो हमने तो इलेबोरेट फॉर्म में देखने कॉम्प्लेक्स के अंदर कि आया कि वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट किस पॉइंट पे है, तो आपने उसी पॉइंट के हिसाब से उसको नेम करना है। जैसे नाइट्रो ग्रुप है, इसके 2 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट है। एक ये नाइट्रोजन के थ्रू लिगेंड्स अपना सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो सकता है, दूसरा ऑक्सीजन के थ्रू। अगर ये अटैच हुआ ठहरा है नाइट्रोजन के थ्रू तो इसका नाम आप सब जानते हैं बेटे, वो है नाइट्रो। गुड। अगर ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हुआ ठहरा है तो इसका नाम क्या होगा? फिर इसका नाम होगा नाइट्रीटो। गुड। ये आपने पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट थोड़े इलेबोरेटेड फॉर्म में देखने हैं। और आखिरी बात इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम लिखने के हवाले से बेटे वो है ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस। कि अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्सेस ब्रिज्ड फॉर्म में है, मैं यहाँ कुछ मिसाल लिखता हूँ ताकि हम अपनी बात को मजीद वाज़ेह कर पाएं। Na3 O4 CO OH NH2 CO Na3 O4 NO3 O4 अब इसमें इस पूरे कॉम्प्लेक्स को मैं रेड लाइन इसको थोड़ा इलैबोरेट कर देता हूं। मेरे पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स है। अब ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स से क्या मुराद है? आपको नजर आ रहा होगा कि जो लिगेंड है वो एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम्स से अटैच्ड है। तो ऐसे ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस के नाम में लिगेंड्स के नाम लिखने से पहले आप म्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? म्यू। अब म्यू लिखने के बाद फिर आप हाइफन डालते हैं। हाइफन डालने के बाद अपना उस ब्रिज्ड लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब अगर एक किस्म का होगा लिगेंड तो कोई मसला नहीं है, आप उसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमने लिगेंड्स लिखे हुए हैं बड़े ये 2 किस्म के हैं, एक हाइड्रोक्सो है और दूसरा आप देख रहे हैं कि अमीन है, अमाइनो है। अच्छा उसके बाद अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? बट इसका नाम बनेगा जी म्यू अमाइड, क्योंकि ए पहले आएगा।
म्यू अमाइड, फिर हाइफन डालेंगे, फिर म्यू लिखेंगे, म्यू हाइड्रोक्सो, अब ये क्या भाई, ये तो आपके लिगेंड्स और सेकंड मेटल एटम दो आ गए हैं, तो इनको कैसे नेम करेंगे? बड़ा सिंपल है, अभी हमने बात की है। आप किस चीज को इस्तेमाल करेंगे बेटे? बिस को, हाइड्रोक्सो के बाद बिस। अब आप डालें पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस डालने के बाद लिखे आप टेट्रामीन कोबाल्ट, पैरेंथेसिस में ऑक्सीजन स्टेट 3 और फिर नाइट्रेट। ये तरीका है जी। नाइट्रेट के बाद फिर आपने अपना जो पैरेंथेसिस है वो क्लोज करनी है। क्यों? क्योंकि जो बिस है ये पूरे कॉम्प्लेक्स को कवर करेगा, क्योंकि उसमें दो किस्म के सेट मेटल एटम्स हैं। अच्छा बेटे, अगर ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाए, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए, ज्योमेट्रिकल आप जानते हैं सिस और ट्रांस से उनके नाम जाहिर किए जाते हैं। ऑप्टिकल जो होते हैं बेटे वो डी और एल प्रीफिक्सेस के नाम से उनके नाम जो है वो इलेबोरेट किए जाते हैं। फिर है बेटे लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होती है वो दो किस्म की होती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप जानते हैं जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और क्या होगा बेटे, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होगा। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 6 टाइप्स है, मैं यहाँ आपके लिए पढ़ देता हूँ, बुक के अंदर ये सारा टॉपिक मौजूद है। बेटा पहला है जी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या चीज? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इस आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, इंटरचेंज होगा जी आयंस का कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर, इंटरचेंज ऑफ आयंस इंटीरियर एंड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एक मिसाल लिखता हूं मैं, कोबाल्ट के बाद पेंटामाइन आप लिखना है जी, Br एंड लिखेंगे SO4। अब इसका आयनाइजेशन आइसोमर क्या होगा कि एक Br अपना आप बाहर लिख दें, SO4 अंदर लिख दें। ये क्या है बेटे? ये आयनाइजेशन आइसोमर्स है। उसके बाद बेटे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा, इसमें क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स के इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे SO4 कॉम्प्लेक्स के अंदर आया तो ब्रोमीन बाहर गया, तो यहाँ पे क्या होगा फिर इस टाइप में हाइड्रेट में पानी के मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स से अंदर से जाकर बाहर चले जाएंगे। उसके बाद बेटे लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म ये आपको पता लग गया होगा पोजीशन पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट से। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला का डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि जो आपके लिगेंड्स हैं उनके पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट होंगे, वो लिंकेज आइसोमेरिज्म बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म। अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म क्या होगा कि इसमें केटाइन भी और एनाइन भी दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे। मैं आपको बात फिर से बता देता हूं कि बेटे केटाइन और एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे। अब एग्जाम्पल बड़ी दिलचस्प है इसकी कि जैसे प्लेटिनम है Na3 ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम Cl6 बड़ी एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। अब इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमर क्या होगा
प्लैटिनम Na3O4 Cl, एक क्लोरीन यहाँ ले है Cl2, चले यहाँ पे 2 क्लोरीन ले हैं तो यहाँ पे कितने क्लोरीन बच जाएंगे बेटे? 4। शाबाश, ये दोनों कोऑर्डिनेशन पेयर आइसोमर है। सेकंड लास्ट है बेटे पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। अब पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म में क्या होगा, कंपाउंड जो होते हैं उनका फार्मूला ऐसे लगता है जैसे पॉलीमर है किसी सिंपल कंपाउंड का। कंपाउंड का फार्मूला क्या है? पॉलीमर ऑफ द सिंपल कंपाउंड। जैसे अभी ये वाला एक कॉम्प्लेक्स हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला भी, अगर मैं एक सिंपल कंपाउंड लिखूं PT Na3 होल ट्वाइस Cl2, ये एक है, और दूसरा प्लैटिनम Na3 होल 4, ये एक, प्लैटिनम Cl4 दूसरा। ये दोनों एक दूसरे के पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स हैं। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म लास्ट है। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा कि जो आपके कोई बायोमॉलिक्यूलर बायोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस कुछ ऐसे आते हैं कि उसमें जो लिगेंड्स हैं वो एक मेटल से हटके किसी दूसरे मेटल के साथ अटैच हो जाते हैं, तो बेटे वो कहलाते हैं जी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लिखता हूँ, बात वाज़ेह हो जाएगी। Na3 होल 4 CO NH2 O2 CO NH3 होल 2 Cl2, एक ये। अब नीचे जो इसका हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर लिखने लगे हैं कि एक क्लोरीन यहां से कम कर देंगे और एक अमाइनो बढ़ा देंगे। इस तरह एक अमाइनो यहां से कम कर देंगे, क्लोरीन यहां बढ़ा देंगे। Na3 यहाँ 4 तब कितने बच जाएंगे? 3 CO NH2O2 CO Na3 होल थ्राइस Cl। फिर ये दोनों कोऑर्डिनेशन पेयर आइसोमर है। उसके बाद बेटे स्टीरियोआइसोमरिज्म है। स्टीरियोआइसोमरिज्म का लिंक मैंने आपको भेज दिया है। अब स्टीरियोआइसोमरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, उन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से इलैबोरेट किया है। और आखिरी चीज कि जो ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्सेस की फ्रॉम कोऑर्डिनेशन नंबर 2 to 9, उसका मैंने लिंक भेज दिया। उसका टॉपिक आपकी बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन वो लिंक मैंने भेज दिया है। उस लिंक को आप देखिएगा, वहाँ समझिएगा, जो मसाइल होंगे वो फिर इंशाल्लाह बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटे, इसको पढ़िएगा, याद कीजिएगा। केमिस्ट्री का सिलेबस मुकम्मल हो गया। और टिल देन अल्लाह हाफिज़।